पांडे जी एस कॉन्सेप्ट एनालिसिस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का प्रस्तुतिकरण समर्पित है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों और उन सभी के लिए जो इतिहास में रुचि रखते हैं। चर्चा का विषय है आज़ाद हिंद फौज। इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका संबंध आज़ाद हिंद फौज से है। पहली घटना दिनांक 17 जनवरी 1941 की है, जब सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद जियाउद्दीन नामक पठान का एक वेश बनाकर अंग्रेज़ों की कैद को चकमा देते हुए कलकत्ता से निकल भागने में सफल होते हैं। इस घटना का जिक्र सुभाष चंद्र बोस के भतीजे शिशिर कुमार बोस ने अपनी किताब द ग्रेट एस्केप ऑफ नेताजी सुभाष बोस में किया है। नेताजी कलकत्ता से गोमो से दिल्ली, दिल्ली से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को होते हुए 28 मार्च 1941 को जर्मनी के बर्लिन शहर पहुंचते हैं। मई 1941 में हिटलर से मुलाकात के बाद जर्मनी द्वारा कैद किए गए भारतीय युद्ध बंदियों की सहायता से यहाँ इंडियन लीग और फ्री इंडियन लीजन आर्मी का निर्माण करते हैं। यहीं पर हिटलर और उसके सैनिकों द्वारा इन्हें पहली बार नेताजी शब्द से संबोधित किया जाता है। जर्मनी की नाजी सरकार नेताजी का उपयोग रूस के खिलाफ करना चाहती थी, अतः इस दुविधा से बचने के लिए बाद में ये दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अपना रुख करते हैं। नेताजी तत्कालीन परिस्थितियों का उपयोग करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त धुरी राष्ट्र अर्थात एक्सिस पावर्स द्वारा कैद किए गए भारतीय युद्ध बंदियों और विदेशों में रह रहे वैसे भारतीय जो भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे, उनका सहयोग प्राप्त करके भारत माता को तत्काल स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व में इस समय जापानी साम्राज्यवाद अपनी चरम पर था। 7 दिसंबर 1941 को जापानी सेना द्वारा अमेरिकी एयरबेस पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना, एक सरप्राइज अटैक करना, अनेक ब्रिटिश कॉलोनी जैसे मलेशिया, जिसको उस समय मलाया कहा जाता था, बर्मा, मंचूरिया इत्यादि सभी ब्रिटिश कॉलोनियों पर सैनिक अभियान द्वारा विजय प्राप्त करना, 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर को कब्जे में ले लेना, ये सभी घटनाएं जापान की बढ़ती ताकत का परिचायक है। इंपीरियल जापानी सेना, जिसे शाही जापानी सेना भी कहते हैं, द्वारा चलाए जा रहे इस सैनिक अभियान में कई सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया जो ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ रहे थे। बंदी बनाए गए इन सैनिकों में अधिकांश भारतीय सिख थे जो ब्रिटिश सेना में पूर्व से नौकरी करते थे। इन्हीं में से एक थे सैन्य अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह। जापानी इंपीरियल सेना के इंटेलिजेंस विभाग में काम कर रहे मेजर जनरल इवाइची फ्यूजिवारा ने युद्ध बंदियों को सौंपते हुए कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का सुझाव दिया और इन्हीं घटनाओं के समानांतर जापान में रह रहे भारतीय रास बिहारी बोस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानीय भारतीय राष्ट्रवादियों की मदद से टोक्यो में 28 से 30 मार्च 1942 के बीच इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त इस लीग में
कैप्टन मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल इत्यादि अन्य प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करते हैं। जून 1942 ईस्वी में इस लीग की प्रथम बैठक बैंकॉक में आयोजित की जाती है। इस बैठक में लीग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित की जाने वाली इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक अधीनस्थ अंग के रूप में कार्य करेगी, मतलब सबऑर्डिनेट ऑर्गन के रूप में काम करेगी, IIL के अधीन। चूँकि कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद सेना के क्रियाकलापों पर किसी प्रकार का बाहरी नियंत्रण, एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं चाहते थे, अतः इन्होंने 1 सितंबर 1942 को स्वतंत्र रूप से आज़ाद हिंद सेना की स्थापना अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। कैप्टन मोहन सिंह के अतिरिक्त इस सेना में ज्ञानी प्रीतम सिंह, MZ कियानी, गुरबख्श सिंह ढिल्लो इत्यादि को शामिल किया गया। अब रासबिहारी बोस की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और कैप्टन मोहन सिंह की इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी दोनों ने मिलकर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण किया, जिसके सामने यह प्रश्न था कि आज़ाद हिंद सेना के सैनिकों को भारत के स्वतंत्रता युद्ध में उतारा जाए अथवा नहीं। इनके द्वारा कहा गया कि यदि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाली, भारत के अंदर हिस्सा लेने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनको अनुमति दे तभी ये युद्ध में उतरेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कैप्टन मोहन सिंह INA के क्रियाकलापों पर पूर्ण नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इंपीरियल जापानी सेना उनका कठपुतली के रूप में उपयोग न करने लगे। दूसरी ओर जापानी इंपीरियल सेना भी कैप्टन को संदेह की दृष्टि से देख रही थी, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह पूर्व में लंबे समय तक ब्रिटिश सेना के लिए काम कर चुके थे। ऐसी परिस्थिति में कैप्टन मोहन सिंह और जापानी इंपीरियल सेना के बीच मनमुटाव बढ़ता चला गया और ऐसी स्थिति आ गई कि अंततः 29 दिसंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह को INA को भंग करके इसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच जापान का इंटेलिजेंस विभाग, खुफिया विभाग जर्मनी में नेताजी की गतिविधियों पर नज़र रख रहा था। अतः जनवरी 1943 ईस्वी में जापानी सेना द्वारा नेताजी को जर्मनी से जापान आने का निमंत्रण दिया गया। इसे स्वीकारते हुए नेताजी ने 8 फरवरी 1943 को जर्मनी छोड़ दिया और जापान की यात्रा प्रारंभ कर दी। इधर चूँकि रासबिहारी बोस की जापानी पत्नी जापान की इंपीरियल सेना में कार्यरत थी और एक उनका बेटा भी जापान की इंपीरियल सेना में था, अतः कैप्टन मोहन सिंह की अनुपस्थिति में रासबिहारी बोस ने दिसंबर 1942 से फरवरी 1943 तक लीग, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों का ही नेतृत्व संभाला। अब जापानी इंपीरियल सेना द्वारा 15 फरवरी 1943 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें MZ कियानी को सेना का कमान सौंपा गया और सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए। जैसे JR भोसले को सैन्य ब्यूरो का निदेशक बनाया गया और उनको नीति निर्धारण की जिम्मेवारी सौंपी गई। लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज खान चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाए गए। मेजर PK सहगल ने सैन्य सचिव का पदभार संभाला। मेजर हबीबुर रहमान को ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट का पदभार मिला एवं कर्नल SC चैटर्जी ने एजुकेशन एवं कल्चर का कार्यभार संभाला। 8 फरवरी 1941 को जर्मनी से जापान के लिए निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस 11 मई 1941 को टोक्यो पहुंचते हैं एवं अपने करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी ताजो से मिलकर भारत के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में पूर्ण सहायता
प्राप्त करने का आश्वासन प्राप्त करते हैं, पूर्ण सहायता लेने का आश्वासन प्राप्त करते हैं। नेताजी के जापान पहुंचने के बाद आईएनए नेताओं और जापानी सैन्य अधिकारियों के बीच कई बैठकों की श्रृंखला के बाद 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर स्थित कैथे बिल्डिंग में एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें नेताजी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, अंग्रेज़ों से यह आशा करना व्यर्थ है कि वो अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। अतः हमें भारत के भीतर और भारत के बाहर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। इस बात पर उत्साहित होते हुए, प्रफुल्लित होते हुए रासबिहारी बोस ने नेताजी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सौंप दी। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। आईएनए के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। नेताजी द्वारा घोषित स्वतंत्र भारत की इस सरकार में सभी क्रियाकलापों की सविस्तार योजना बनाई गई। आज़ाद हिंद सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेवारी भी अलग अलग लोगों को दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष का पदभार संभाला। वित्त विभाग सौंपा गया एससी चटर्जी को। प्रचार और संचार विभाग का जिम्मा संभाला एसए अय्यर ने। लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल को महिला रेजिमेंट का कमान दिया गया। आज़ाद हिंद सरकार ने स्वयं का डाक टिकट, स्वयं की करेंसी, स्वयं का बैंक इत्यादि सभी स्थापित किए, जो एक सरकार में होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज के विभिन्न सैन्य ब्रिगेड का भी नामकरण किया गया एवं उसका नेतृत्व अलग अलग सैन्य अफसरों के हाथ में दिया गया। जैसे गांधी ब्रिगेड का नेतृत्व कर्नल इनायत कयानी को, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड का नेतृत्व कर्नल गुलजार सिंह को, नेहरू ब्रिगेड संभाला गुरुबख्श सिंह ढिल्लों ने तथा सुभाष ब्रिगेड का सेनापति मेजर शाहनवाज खान को चुना गया। 30 दिसंबर 1943 को जापानियों से प्राप्त अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में नेताजी ने आईएनए का झंडा फहराया एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नामकरण क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किया। आज़ाद हिंद सेना को भारत की ओर प्रस्थान करना था, अतः जनवरी 1944 में आज़ाद हिंद सरकार का हेडक्वार्टर सिंगापुर से रंगून अर्थात बर्मा में शिफ्ट कर दिया गया। 18 से 21 मार्च तक नेताजी ने सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया और नेताजी के अनुयायी जय हिंद की उद्घोषणा के साथ आगे की ओर प्रस्थान करने लगे। 12 अप्रैल 1944 को कूच करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने मणिपुर के भूभाग पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सैनिकों को हराया और मणिपुर के भूभाग पर कब्जा कर लिया और नेताजी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोइरंग नामक स्थान, जो वर्तमान में मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में पड़ता है, वहां पर जाकर के आईएनए का ध्वज फहराया और वर्तमान में मोइरंग आईएनए मेमोरियल और म्यूजियम भी मोइरंग में बनाया गया है। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ गया है जब भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहाँ की यात्रा की थी। रामनाथ कोविंद वहाँ यात्रा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। फरवरी, अब मैं जहाँ बात कर रहा था उसको देखेंगे। फरवरी 1944 से जून 1944 तक आईएनए के सभी ब्रिगेड जापानी सेना के साथ मिलकर के युद्ध में व्यस्त थे। ऐसी स्थिति में 6 जुलाई 1944 को रंगून बर्मा से ही आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक
भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आज़ाद हिंद फौज की सफलता के बारे में सुनकर संपूर्ण भारतवर्ष उत्साह, जोश और प्रसन्नता से भर गया था। 23 सितंबर 1944 को रंगून हेडक्वार्टर से शहीदी दिवस के अवसर पर आज़ाद हिंद फौज के समक्ष मार्मिक भाषण देते हुए नेताजी ने कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता के देवी की मांग है। सोवियत संघ से जर्मनी की करारी हार एवं हिटलर द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के कारण जर्मनी ने 8 मई 1945 को मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने से जापान को भी मित्र राष्ट्रों के समक्ष, मतलब एलाइड पावर्स के समक्ष घुटने टेकने पड़े। अब आईएनए को जापान से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। आज़ाद हिंद फौज को लड़ने के लिए अच्छे किस्म के हथियार चाहिए थे। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को टोक्यो की ओर जाना जरूरी हो गया। ऐसा माना जाता है कि इसी क्रम में ताइवान के ताइपेन नामक हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को नेताजी की मृत्यु हो गई। इनके साथ यात्रा कर रहे नेताजी के एक विश्वस्त साथी कर्नल हबीबुर रहमान उस समय उनके साथ मौजूद थे। हालांकि अभी तक इस घटना की प्रामाणिक पुष्टि नहीं हो सकी है। नेताजी की मृत्यु के बारे में कई तरह की कॉन्स्पिरेंसी है, जिसका वर्णन मैं आगे कभी किसी वीडियो में करूंगा। अब आगे चलते हैं। इस दुखद घटना के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के अधिकारियों